हेलो दोस्तों, दिस इज शुभम और आप सभी का स्वागत करता हूं सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय स्ट्रैटेजी विच हेल्प मी टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 6 टाइम्स इन ए रो। और इस कोर्स का नाम है मेंस सीट गारंटी प्रोग्राम। और इसमें जितनी भी गेस वर्क और स्ट्रैटेजी है 2014 के प्रीलिम्स के पेपर को मैं डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस, और वहां पर क्या क्या चीज़ें, हम कौन कौन से हैक्स और ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इससे पहले मैंने 2013 का पेपर डिस्कस किया है, उसको देखें, उसके बाद ही ये 14 वाला देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन पॉज दिस लेक्चर एंड रीड इट बाय योरसेल्फ। आई एम नॉट गोइंग टू रीटरेट इट अगेन। ठीक है, तो ये सब देख लेना। और उसके अलावा मैं ये सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूँ, इसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चंस पर आते हैं सीधे डायरेक्टली। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ए प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगर केन प्रोडक्शन नोन एज सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। ठीक है, तो सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव ये शब्द दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सीड कॉस्ट इज वेरी लो इन द कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। अब चूंकि सस्टेनेबल शब्द दिया गया है तो ये सही लग रहा है। फिर ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड वेरी इफेक्टिवली इन दिस, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, तो पहला और दूसरा तो जो है हम सही मान सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शन हट गया। फिर ये ऑप्शन हट गया। अब हमें देखना है 1 2 4 और 1 2 3 4, यानी 1 2 दोनों में कॉमन है। अब हमें 4 भी कॉमन है, यानी कि 3 वाला, थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो हमें देखना है कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, देर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल इन दिस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा है कि कभी भी कोई भी असर्टिव स्टेटमेंट होगा, जो कोई भी चीज बहुत दावे से अगर कही जा रही है किसी भी स्टेटमेंट में, बहुत ही दावे से कि नॉट एट ऑल, ठीक है, नॉट एट ऑल, कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली, टोटली, ठीक है, इस तरीके के शब्दों का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है या ओनली शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जनरली ये ऐसे जो ऑप्शन होते हैं वो गलत होते हैं। ठीक है, तो हमारा बचा क्या? हमारा बचा ये वाला ऑप्शन 1 2 एंड 4। ठीक है, 1 2 एंड 4 विल बी द राइट आंसर, यानी कि बी विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, हमेशा ये याद रखिए कि जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि नॉलेज से ज़्यादा कॉमन सेंस काम आता है प्रीलिम्स में। कॉमन सेंस अगर रहेगा तो नॉलेज आपको धोखा दे देगी, लेकिन आपका कॉमन सेंस कभी धोखा नहीं देगा। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन ऐसा ही है। अपने 6 साल के प्रीलिम्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस हवा में कुछ भी बकैती नहीं कर रहा हूँ मैं। ट्राइड एंड टेस्टेड नॉलेज है, इस वजह से मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसको जरूर देखना। ठीक है, और ये रहा बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने जाने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल शुरू किया है मैंने सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आप चाहे तो वहाँ पर देख सकते हैं। ये जो कोर्स है 40% जो है फ्री रहेगा, एंड जो बाकी 60% है डेट विल बी ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस। तो वो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, तो खैर आते हैं क्वेश्चन पर। तो विथ रेफरेंस टू कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वेटलैंड इंटरनेशनल, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है सही है? It is an intergovernmental organization formed by countries which are signatory to Ramsar Convention. ठीक है, पहला ऑप्शन। It works at the field level to develop and mobilize knowledge and use the practical experience to advocate for better policies. ठीक है, तो एक इसमें जानने वाली बात यह है कि किसी भी संस्था के सामने जिसके सामने इंटरनेशनल वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, वो एक इंटरनेशनल एनजीओ हो सकती है। अब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन, एशियान, ठीक है, एशियान, सार्क, ठीक है, दीज आर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनेशनल एनजीओ में क्या क्या आती हैं, जैसे कि आपका हो गया ग्रीन पीस इंटरनेशनल हो गया, ठीक है, फिर उसके अलावा आप एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम भी सुना होगा। उसके अलावा अगर आप दूसरे इंटरनेशनल शब्द का अगर हम देखें तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है।
सेम उसी तरीके से वेटलैंड इंटरनेशनल है। ऐसे ही जनरली जितने भी इंटरनेशनल एनजीओज होती हैं, ठीक है, एनजीओज के नाम के आगे इंटरनेशनल शब्द जुड़ा होता है। ये एक थंब रूल है, इसको रट लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। कोई भी इंटरनेशनल शब्द है तो वो एनजीओ से रिलेटेड है। तो ये हो गया ऑप्शन गलत। अब फिर ये दे रहा है कि ये फील्ड लेवल पे नॉलेज डेवलप करता है, मोबिलाइज करता है। बहुत ही मतलब एक तरीके से सब्जेक्टिव सा स्टेटमेंट है, ठीक है, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। कोई भी बात दावे से इसमें नहीं की जा रही है, ठीक है, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, कोई भी बात इसमें दावे के साथ नहीं की जा रही है। इसका मतलब है कि ये सही है, ठीक है। जो भी ऑप्शन जितना सब्जेक्टिव होगा, जिसके बहुत सारे मीनिंग होने की संभावना ज्यादा होगी, जितना ओपन एंडेड ऑप्शन ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन हमेशा हमेशा सही होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया 2 ओनली, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन माइट हैव इन्फ्लुएंस इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो पहला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और दूसरा है ग्लेशियल साइकिल्स। अब देखिए, अब इसमें दिया है माइट हैव, कोई भी बात दावे से नहीं कही जा रही है। तो माइट हैव अगर दिया है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, गेटिंग इट। अगर ये दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना हैव श्योरली इन्फ्लुएंस इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या ग्रेटली इन्फ्लुएंस, इस तरीके के कोई स्टेटमेंट दिया होता तो वो डाउट हो सकता था कि भाई दोनों में से हो सकता है कि एक हो। लेकिन माइट हैव अगर दिया है, ठीक है, तो माइट हैव कुछ भी हो सकता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी हो सकती है, ग्लेशियल साइकिल्स भी हो सकता है कि मिटियोर के टकराने से, ठीक है, मिटियोर या मेटेराइट्स के टकराने से भी हो सकता है कि इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बल मिला हो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, इस वजह से इसके दोनों ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन के पीछे छुपी हुई मंशा को समझना जरूरी है। यूपीएससी हमेशा आपको हिंट देती है और उस हिंट को पकड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हमेशा यूपीएससी आपको आगाह करेगी कि भाई देख ऐसा ऐसा है, ठीक है। जैसे केबीसी होता है ना, केबीसी में आप गलत बोलते हो अपना आंसर, तो अमिताभ बच्चन बोलता है कि आप कितनी लाइफलाइन बची है, आप चाहे तो कुछ खेल छोड़कर जा सकते हैं, या इतना पैसा आप जीत रहे हैं, अगर ये गलत हो गया तो इतना पैसा कट जाएगा। ये सारे हिंट अमिताभ बच्चन केबीसी में देता है। वैसे ही यूपीएससी भी बहुत सारे हिंट देती है, उस हिंट को समझने की ज़रूरत होती है। उस हिंट को अगर आपने नहीं पकड़ा तो क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर माइट हैव दिया है, इस वजह से दोनों इसका ऑप्शन होगा, तो इसका हो गया सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अदर देन पोचिंग, what are the possible reasons for decline in the population of Ganges river dolphin? देखा 2013 में हमने गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में देखा था। अभी सेम क्वेश्चन को 2014 में रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन सेम, टॉपिक सेम है, क्वेश्चन को दूसरे एंगल से पूछ दिया है। अगर आपने 2013 का पेपर सॉल्व किया होता 2014 के प्रीलिम्स में बैठने से पहले, ठीक है, तो आपने अगर गंगा रिवर डॉल्फिन का क्वेश्चन देखा, तो अगर आपने थोड़ा बहुत गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेते। अगर फिर भी नहीं किया है तो भी इसको किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो मैं अभी बताता हूं, ठीक है। तो क्या पॉसिबल, अब पॉसिबल रीजन दिया है, ठीक है, कि क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से गंगा रिवर डॉल्फिन की जनसंख्या में कमी आ रही है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बराजेस ऑन रिवर, तो ऑब्वियस सी बात है होगा, ठीक है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन रिवर, ठीक है। तो ये जो है जनरली क्रोकोडाइल इन रिवर, ये थोड़ा सा डाउट वाला लग रहा है, ठीक है, अभी मैं गलत नहीं बोलूंगा, डाउट वाला। गेटिंग ट्रैप्ड इन द फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मछली मारने के लिए जो भी जाल पड़ते हैं उसमें मछली फंस सकती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। फिर यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड यूज ऑफ एग्रीकल्चर केमिकल्स, जो नदियों के किनारे खेती होती है उसमें जो केमिकल और फर्टिलाइजर पड़ते हैं, जिसकी वजह से नदियों की सेहत खराब होती है, ठीक है। तो सेहत खराब होने की वजह से वहां पे जीव जंतुओं की मृत्यु भी संभव हो सकती है, ठीक है। तो पॉसिबल रीजन पूछा है, तो पहला हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया की किसी भी रिवर में क्रोकोडाइल नहीं मिलता है जनरली। बहुत मिलेगा तो घड़ियाल मिलेगा, ठीक है। क्रोकोडाइल आपका भितरकनिका मैंग्रोव में मिलता है क्रोकोडाइल, ये याद रखेंगे, ठीक है, या अंडमान निकोबार में मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार में यहां पर क्रोकोडाइल मिलता है। घड़ियाल
जनरली नदियों में मिलता है, और घड़ियाल कौन सी नदी में मिलता है? वो मिलता है चंबल नदी के अंदर। ठीक है, तो इसका हो गया ये जवाब गलत, यानी कि 1, 3 एंड 4 हो गया इसका जवाब सही सी। ठीक है, आसान था, देखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, ठीक है, आर यूज्ड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लाइक मैट्रेसेस एंड अपहोल्स्ट्री। वाई इज देयर सम कंसर्न अबाउट देयर यूज? ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट का इस्तेमाल मैट्रेसेस यानी गद्दे रजाइयों में होता है, उसको लेकर क्या समस्या खड़ी हो रही है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहला है कि दे आर हाईली रेसिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन द एनवायरमेंट, दे आर एबल टू एक्यूमुलेट इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, अगर आपने परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ा होगा एनवायरमेंट में, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो भी आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे कि दे आर हाईली रेसिस्टेंट टू डिग्रेडेशन एंड दे आर एबल टू एक्यूमुलेट, बॉडी में एक्यूमुलेट भी होते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं बायो मैग्नीफिकेशन या बायो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इन दोनों में से एक कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों सही है, इसका हो गया सवाल का जवाब सही, यानी कि सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following adds carbon dioxide in carbon cycle on the planet Earth? इनमें से कौन सी प्रक्रिया से धरती में कार्बन डाइऑक्साइड एकत्रित होती है धरती के एटमॉस्फेयर में? तो पहला है वोल्केनिक एक्शन, दूसरा रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस या डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो वोल्केनिक एक्शन से होगा ही होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, रेस्पिरेशन से क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कुछ लोगों को लगता है कि फोटोसिंथेसिस से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फोटोसिंथेसिस के कुछ जो डार्क रिएक्शन होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होती है, लेकिन जो नेट जो होता है कंट्रीब्यूशन फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड घटती है एटमॉस्फेयर से। कॉमन सेंस की बात है, तो ये गलत हो गया। और डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जब डीके होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन, ये तो 2 चीजें निकलती ही निकलती हैं, ये याद रखिएगा। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डीके होगा, कोई भी चीज सड़ेगी, नींबू सड़ेगा, प्याज सड़ेगा, कोई डेड बॉडी सड़ेगी, ठीक है, या ह्यूमन वेस्ट या एनिमल वेस्ट सड़ेगा, तो हमेशा ये 2 गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये निकलेगी ही निकलेगी। तो इसका सही जवाब हो गया 1, 2 एंड 4, 1, 2 का 4। ठीक है, सी हो गया सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि विच इज आर द फैसिलिटी या फैसिलिटीज द बेनिफिशियरी कैन गेट फ्रॉम सर्विसेज ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, जिसको हम बैंक साथी भी कहते हैं, इन ब्रांचलेस एरियाज। जहाँ पर बैंक नहीं होते हैं, सुदूर ग्रामीण एरियाज में, वहाँ पर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का मॉडल चलता है। ठीक है, तो कौन सी वो फैसिलिटी दे सकता है? अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने इसको नहीं पता है भाई बिजनेस करेस्पॉन्डेंट क्या होता है, नहीं सुना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, फ़ोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, गर्लफ्रेंड को भी घुमाना है, नहीं घुमाएंगे तो कोई और घुमाने लगेगा, बहुत सारा रिस्क है, तो सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं, तो कुछ लोग नहीं पढ़ पाते। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसका फिर सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये है कि इट इनेबल्स द बेनिफिशियरीज टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन देयर विलेजेस। पहला ऑप्शन है इट इनेबल्स द बेनिफिशियरीज इन रूरल एरियाज टू मेक डिपॉजिट्स एंड विथड्रॉवल। तो सबसे खास बात एक चीज़ इससे क्या सीखने वाली है कि जो भी गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो गई या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई या गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव हो गया, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव ऑप्शन सही होते हैं। सरकार की किसी भी स्कीम से रिलेटेड जनरली जितने भी पॉजिटिव ऑप्शन होंगे वो सही होंगे, यानी कि सरकार की स्कीम को बेहतर तरीके से दिखाना। ठीक है, नेगेटिव लाइट में नहीं, बेटर एक पॉजिटिव लाइट में दिखाने वाली जो बात होती है वो ऑप्शन सही होते हैं। तो पहला ऑप्शन भी पॉजिटिव है कि भाई जहां पर
वो जो है जो आदमी है वो अपनी सब्सिडी के पैसे, सोशल सिक्योरिटी के पैसे, ये सारी चीज़ें गांव के लोग निकाल पाएंगे, यानी एक पॉजिटिव चीज़ है। फिर बेनिफिशरीज डिपॉजिट और विड्रॉवल निकाल पाएंगे, उनको भी आसानी रहेगी जितने भी लाभार्थी हैं। तो दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि इस दोनों का जो ऑप्शन होगा दोनों ही सही होंगे। तो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी, ये भी इसको नोट कर लीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये लेक्चर कोई ऐसे भजन कीर्तन की तरह या कथा की तरह मत सुनिए। हैव योर नोटबुक एंड पेन हैंडी, और उसमें लिख लीजिए कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव को पॉजिटिव में रखना है। ये पॉइंट्स रखिए, इसको ऐसे बस एक छोटा सा पॉइंटर लिख लीजिए और इसको एग्ज़ाम से पहले याद करके कान खोल के अपने कान में घुसा के ये जाइएगा एक बार ज़रूर। एग्ज़ाम की एक रात पहले जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं उसको दिमाग में बिठा कर जाना है, यही चीज़ें काम आएंगी। अगर आप एग्ज़ाम की रात से पहले सोचेंगे कि लक्ष्मीकांत तो अभी भाई ये चैप्टर छूट गया, लक्ष्मीकांत पढ़ लेता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसके एग्ज़ाम में आने की जो संभावना है हो सकता है कि 1/1 मिलियन हो। ठीक है, 1/1 मिलियन हो, तो ये काम नहीं आएगा। लेकिन ये जो कॉमन सेंस है, ठीक है, जिसको कहा जाता है कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, तो ये चीज़ काम आएगी, ये चीज़ काम नहीं आएगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करके जाइएगा। गेटिंग इट? तो जस्ट डू रिवाइज इट, जस्ट put these things in your mind before entering the examination hall. इवन मैं तो ये कहूँगा कि एग्जामिनेशन हॉल से पहले अगर आधे घंटे का समय मिलता है तो एक बार इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि हम पढ़ के जाते हैं और हमेशा हमारी आदत है कि नॉलेज के ऊपर खेलने की। ठीक है, नॉलेज के ऊपर खेलने की, हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नॉलेज का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये काम नहीं आएगा उतना, ये काम आएगा नॉलेज। कहा मैंने कि 70% नॉलेज काम आएगा, 30% ये चीज़ें काम आएंगी और यही डिसाइड करेंगी। नॉलेज तो इम्पॉर्टेंट है ही, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कह रहा कि अब कल से घूमना चालू कर दीजिए। ठीक है, लेकिन ये काम आता है और यही आपकी नदियाँ, जो आपकी जो नैया है, नदिया के पार यही लेकर जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले सवाल से। तो विथ रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, इट इज फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली। अब ओनली शब्द क्यों जोड़ा है भाई? तो इसके गलत होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो 2 हट गया, एक कॉमन है, यानी कि अब हमें देखना है कि तीसरा वाला पॉइंट सही है कि नहीं। तो इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड अबाउट 7,500 किलोमीटर अवे। ठीक है, तो देखो कॉमन सेंस से आप 50% 50-50 पे आ गए, 50-50 पे आ गए। अब यहाँ पे थोड़ी सी बाकी 50% आपके नॉलेज के ऊपर है। इसमें भी ये भी मैं कहूँगा कि ये भी कॉमन सेंस के ऊपर ही है। 7,500 किलोमीटर नाम की अभी तक कोई मिसाइल है नहीं, अगर है भी तो अभी वो अग्नि 5 है, ना कि अग्नि 4। ठीक है, अग्नि 4 की मिसाइल बहुत कम है, इतनी भी रेंज उसकी नहीं है, तो ये चीज़ हो गया सही। तो ये हो गया, इसमें थोड़ा बहुत नॉलेज प्लस कॉमन सेंस दोनों यूज़ हुआ। इसमें टोटली कॉमन सेंस यूज़ हुआ और इसमें नॉलेज यूज़ हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जनरली इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस और थोड़े बहुत नॉलेज के बेसिस पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, आसान था, बहुत आसान है, बहुत मज़ा आएगा। अभी आप देखते जाइए, बहुत सारे 2-4 साल के और मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एकदम पूरा तिलिस्म प्रीलिम्स का खोल कर रख दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो विथ रेफरेंस टू 2 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जिसको हम कोल बेड मीथेन और शेल गैस कहते हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन सा सही है? चलो मान लिया कि आपको कोल बेड मीथेन के बारे में नहीं पता और शेल गैस के बारे में नहीं पता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो कोल बेड मीथेन एक प्योर मीथेन गैस है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल सीम्स विथ शेल गैस, वाइल शेल गैस is a mixture of propane and butane only that can be extracted from fine grained sedimentary rocks। तो अब ये ओनली क्यों दिया हुआ है? इसमें भैया मीथेन भी होता है। ठीक है, शेल गैस में मीथेन भी होता है, तो ये हो गया गलत। ठीक है, ओनली शब्द को ध्यान देना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है एग्जामिनेशन हॉल में। फिर
अगला पॉइंट कह रहा है कि इन इंडिया abundant coal bed methane sources exist but so far no shale gas source have been found। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका जो जवाब हो गया वो हो गया डी। ठीक है, अब ये नो गैस, अभी तक कोई शेल गैस का कुछ सोर्स ही नहीं मिला है सो फार, अभी तक नो शेल गैस रिसोर्स हैव बीन फाउंड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अटपटा है। ठीक है, एक तरीके से कोई बात दावे से कही जा रही है, असर्टिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसके गलत होने की संभावना ज़्यादा है कि जैसा कि मैंने कहा था, तो ये गलत हो गया। ये भी बात कही जा रही है कि प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, बाकी तो और कुछ उसमें होता ही नहीं है, ये भी बात दावे के साथ कही जा रही है, इसमें ओनली शब्द है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, इस वजह से इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इन इंडिया प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका है पहला टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन समझ में आता है, जो पहाड़ों पर इस तरीके की खेती होती है, आपने देखा होगा कि पहाड़ मान लीजिए कि इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे खेती होती है, डेट इज कॉल्ड टेरेस कल्टीवेशन। आपने अगर कभी गए होंगे, ठीक है, पहाड़ घूमने के लिए, उधर फूकने के लिए नहीं, तो आपको दिखाई दिया होगा। ठीक है, तो टेरेस कल्टीवेशन की इन इंडिया प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टेरेस कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट से क्या सॉइल इरोजन होगा? बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, भैया ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा तो ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी तो वाटर इरोजन होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। फालतू का दिमाग अगर आपने लगाया, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश की, शान पट्टी करने की कोशिश की एग्जाम में, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक बात याद रखिए कि हमेशा दिस एग्जाम, जब भी, एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी कोई भी ऑप्शन, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको अगर ये दिमाग में आए कि वाह आपने तो कुछ नया सोच लिया है, ये तो कोई दूसरा एस्पिरेंट सोच ही नहीं पाएगा। ठीक है, यू आर द ओनली वन जिसको ये समझ में आ रहा है, बाकी सब लोग ये गलत करेंगे, मैं ही शायद सही करूंगा। जब भी ये दिमाग में अगर बात आए तो मान लीजिए कि आप 100% आप उस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। जब भी ये दिमाग में ख्याल आए, अपने आप पे फक्र महसूस होने वाली बात है कि अरे वाह ये तो मैं ही सोच पाऊंगा, दूसरा तो कोई सोच नहीं पाया होगा। ठीक है, तो आप उसको गलत कर रहे होंगे, तो तीसरा हो गया गलत। अब बचा 2 ओनली और 1 एंड 2। तो टेरेस कल्टीवेशन सॉइल इरोजन से रिलेटेड नहीं है, समझ रहे हैं? टेरेस कल्टीवेशन से तो सॉइल इरोजन रुकता है। ठीक है, सॉइल इरोजन की समस्या को रोकने के लिए टेरेस कल्टीवेशन किया गया है। ठीक है, तो ये बात है। जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसे पहाड़ है, ऊपर से पानी बरसेगा, ठीक है, ऊपर से पानी बरसेगा तो पानी नीचे की तरफ फोर्स से जाएगा, तो फोर्स से जाएगा तो सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस पहाड़ को अगर मैं इस तरीके से कर दूं, ठीक है, तो पानी का फोर्स जो है एक साथ ऐसे डायरेक्शन में नहीं जाएगा, पहले पानी इससे इस पे आएगा, फिर इससे पानी इस पे आएगा, फिर ऐसे धीरे धीरे ड्रिप होगा। उसकी जो है जो एक डायरेक्शन में जो उसकी मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, तो इससे सॉइल इरोजन की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। ठीक है, गेटिंग इट? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, इधर कुछ हिल्स का नाम दिया है, इधर कुछ रीजन का नाम दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसका सोल्यूशन डिस्कस नहीं करूंगा, डिस्कस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अब ये 2014 में ये सवाल आ गया। ठीक है, अब अगले साल जानते हैं क्या सवाल आएगा? अगले सवाल हो सकता है कि कार्डमोम हिल्स के बारे में कुछ दूसरा पूछ दे। ठीक है, कि भैया ये कार्डमोम हिल्स कहाँ पर स्थित है, या हो सकता है कार्डमोम हिल्स में कोई खास प्रकार की का कोई एनिमल मिलता हो, उसके बारे में कुछ पूछ दे। ठीक है, या हो सकता है कि ये पूछ दे कि कार्डमम हिल्स वेस्टर्न घाट से संबंधित है या ईस्टर्न घाट से संबंधित है, या कौन सी पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड है, तो ये पूछ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये कार्डमम हिल्स के बारे में पता होना चाहिए, कैमूर हिल्स के बारे में भी शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, 4-5 पॉइंट्स इसके बारे में पता होना चाहिए, महादेव हिल्स के बारे में पता होना चाहिए, मिकी हिल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके अलावा कोरोमेंडल कोस्ट किधर है ये भी आप देख लीजिएगा मैप में, कोंकण कोस्ट किधर है ये भी आप मैप में देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब है इसको कहते हैं नोट्स बनाना। जो मैं कहता हूँ कि 10 साल के, यानी कि 2009 से लेके 19 तक के
पेपर को सॉल्व करने की बात मैं कहता हूँ तो इसी तरीके से मैं एक रजिस्टर बनाइए, उस पर ये सारे पॉइंट्स नोट करिए, ठीक है, और उसमें इंटरनेट पे रिसर्च करके इन सारी हिल्स के बारे में पता कर लीजिए, ये दो जो कोस्ट हैं इनके बारे में पता कर लीजिए, इनकी कुछ खास बातें अगर आपको अगर कहीं दिखती हैं इनके बारे में तो वो पता कर लीजिए, ठीक है, तब जाके आप इस क्वेश्चन से कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये कहता है कि साइंटिफिक व्यू इज दैट द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial level. If the global temperature increases beyond 3 degrees Celsius above the pre-industrial level, what can be the possible impact on the world? कि अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से अगर 3 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो जाता है, 3 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ जाता है तो दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो पहला है कि टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स। तो टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर यानी कि धरती एक तरीके से मान लीजिए तो एक तरीके से ये कार्बन सोर्स, नेट कार्बन सोर्स का मतलब क्या होता है कि जितना कार्बन ये एब्जॉर्ब करेगी उससे कहीं ज्यादा कार्बन ये इमिट करेगी, उत्सर्जन ज्यादा होगा। तो सही बात है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो धरती से कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? बहुत सारे जीव जंतु मरेंगे, बहुत सारे पेड़ हो सकता है कि सूख जाए, बारिश, फ्लड, ये सब की दिक्कत आए। तो जो पेड़ पौधे वो मरेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो मरेंगे तो उनके शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होगी धरती पे, और बहुत सारे ऐसे ही प्रोसेस होंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो यह कि टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर एक नेट कार्बन सोर्स हो जाएगा, सही बात है। वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर, जो कोरल्स है वो भी मर जाएंगी। आपको पता होगा कि कोरल रीफ्स, टेम्परेचर बढ़ता है तो कोरल रीफ्स मर जाती हैं, ठीक है। फिर तीसरा है ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर। ऑल द ग्लोबल वेटलैंड विल परमानेंटली, तो एक तो ऑल शब्द बहुत ही असर्टिव, बहुत दावे के साथ कही जा रही है, फिर परमानेंटली खत्म हो जाएंगे ये भी दावे के साथ कही जा रही है, तो ये हो गया गलत। तो तीसरा पॉइंट हो गया गलत। अब ये दोनों आपने काट दिया, वन ओनली इसमें भी है, वन ओनली कॉमन है, तो वन कॉमन है यानी कि इसका मतलब आपको टू पर फोकस करना है। तो टू आप देख लो कि भाई वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी होगी, इसमें दिया है, हाँ भाई होगी कोरल मोर्टेलिटी, इसका मतलब है कि आप 1 और 2 सही है। देखिए अगर ये एलिमिनेशन वाले तरीके से आप करेंगे तो आपका समय भी बचेगा, ठीक है। आपको लगता है कि थर्ड वाला पॉइंट गलत है तो एक बार थर्ड वाले ऑप्शन को हटा कर देखिए, ठीक है। तो अब आप इससे हो क्या रहा है, देखिए आपको ये फोर्थ वाले पॉइंट पे अलग से सोचना नहीं पड़ रहा है। आपको पता चल गया भाई 3 के साथ तो 4 जा ही रहा है, यानी कि 4 तो है ही नहीं। अब बचा ये 1 ओनली और 1 और 2 ओनली। 1 दोनों में कॉमन है, यानी कि एक 1 पे भी, 1 वाले पॉइंट पर भी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। आपको सोचना है 2 वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो सेकंड वाले पॉइंट पर आपने सोचा तो वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर, ये आपने देखा कि हाँ ठीक है भाई वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर, तो ये कर लिया मैंने। तो सेकंड वाला पॉइंट इज राइट, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट इज राइट, तो 1 और 2 ओनली, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू नीम ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड, ठीक है। नीम ट्री के बारे में पूछा गया है एंड ये कह रहा है कि नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट्स। फिर नीम सीड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट। फिर नीम ऑयल हैज एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब नीम ट्री के बारे में पूछा गया है, तो नीम ट्री क्या है? एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है, अच्छी बात है। तो उसके बारे में जितनी भी अच्छी अच्छी बातें होंगी, ठीक है, वो सारी अच्छी बात होगी। तो पहला वाला ये देखो, नीम एक अच्छी चीज है, तो ये हो गया पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक नया अप्रोच है। ये हो गया पॉजिटिव चीज, तो इससे ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट है। फिर बायोफ्यूल और डिटर्जेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा 1, 2 और 3 तीनों होगा, ठीक है। फिर अगला सवाल कह रहा है इन एडिशन टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के लिए इनमें से कौन सी 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, ठीक है।
फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो आयरिस स्कैनिंग ये भी हो सकता है, रेटिनल स्कैनिंग भी हो सकता है, वॉइस रिकॉग्निशन भी हो सकता है। इसमें आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है। मैंने दिमाग लगाया था 2014 में, मेरा गलत हो गया था। ठीक है, मुझे लगा कि भाई वॉइस रिकॉग्निशन नहीं होगा, वॉइस तो लोग आवाज़ बदल के भी यूज़ कर सकते हैं, और जेम्स बॉन्ड की मूवी और मिशन इम्पॉसिबल में भी इस तरीके की मैंने चीज़ें देखी हैं। तो मैंने दिमाग लगाया भाई वॉइस रिकॉग्निशन इज़ नॉट अ वेरी ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन मेजर, तो ये नहीं होना चाहिए, जबकि इसका तीनों पॉइंट होगा 1, 2 एंड 3। गेटिंग है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला पॉइंट कह रहा है मेज कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। ठीक है, मेज कैन बी यूज एज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। फिर दूसरा है ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी अ फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल। फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस कैन ऑल्सो बी मेड बाई यूजिंग मेज। तो मेज के बारे में कुछ इसके इस्तेमाल के बारे में बात कही गई है। तो मेज है तो स्टार्च के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, सीधी सी बात है। फिर बायोडीजल के लिए भी हो सकता है, आज नहीं हो रहा, हो सकता है कल टेक्नोलॉजी आ जाए बायोडीजल के लिए रूप में भी मेज का इस्तेमाल होने लगे, मक्का आपने सुना होगा। फिर इससे अल्कोहलिक बेवरेजेस का भी इस्तेमाल हो सकता है कि फ्यूचर में अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए भी मेज का इस्तेमाल होने लगे। तो तीनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें आपको फिर ये दिमाग नहीं लगाना कि भाई मैंने कभी तो सुना नहीं कि बायोडीजल के लिए मेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैंने तो सुना नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। आपने नहीं सुना है, आपकी गलती। गेटिंग इट? तो इसको इस तरीके से करना है, क्योंकि अब मेज दिया है इसका, तो फ्यूचर में कोई भी इस्तेमाल हो सकता है ना, किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही एब्सर्ड ना हो कि भाई कल को हम मेज से कार बना देंगे और कार उड़ने लगेगी, इस तरीके का तो पॉइंट दिया नहीं है। जनरल पॉइंट्स दिए गए हैं कि भाई मेज से स्टार्च बनेगा, मेज से बायोडीजल बनेगा, और मेज से हम अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाएंगे। तो तीनों ही पॉइंट सही है जनरली। तो 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए फिर ये क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, पहला पॉइंट है। फिर बोला है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ओके। फिर NGRBA इसका जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अब इसमें देखना क्या है, इसको सोच लीजिए। एक चीज़ बताना चाहूँगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आगे अगर अथॉरिटी दिया गया है, अथॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो वो हमेशा ऑलमोस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, यानी कि इट इज़ मेड थ्रू अ लॉ। ठीक है, अथॉरिटी शब्द है तो हमेशा जनरली स्टैट्यूटरी बॉडी रहेगी। तो सेकंड पॉइंट इज राइट, यानी कि ये पॉइंट हट गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट हट गया, सेकंड वाला पॉइंट पे अब देखना है। अब ये अगर हमने सब अगर पढ़ा होगा कि NGRBA इसका जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो NGRBA का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि तीसरा पॉइंट सही है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही है। अब यानी कि पहला सही है कि नहीं है, हमें ये देखना है। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये नहीं होगा, वो एनिमल प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स करके एक एक्ट है, उसके तहत एनिमल वेलफेयर बोर्ड को बनाया गया था। ठीक है, तो ये पहला वाला पॉइंट गलत हो गया, यानी कि इसका जो सही जवाब हुआ वो हुआ बी। ठीक है, 2 एंड 3। फिर अगला सवाल है कि देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स डेट आर यूज्ड बाय इंडस्ट्री इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। नैनो पार्टिकल्स से क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या इश्यूज खड़े होते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो नैनो पार्टिकल्स बेसिकली एक नेगेटिव चीज है। आपने अगर नैनो टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत सुना होगा तो नैनो पार्टिकल्स बेसिकली नैनो पोल्यूशन को खड़ा करते हैं, ये नेगेटिव चीज है। ठीक है, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला अप्रोच यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो नैनो पार्टिकल एक तरीके से पॉल्यूटेंट है, तो इसका नेगेटिव पॉल्यूटेंट का नेगेटिव चीज का असर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव ही होगा, यानी कि दे कैन एक्यूमुलेट इन एनवायरमेंट एंड कॉन्टेमिनेट वाटर सॉइल। ठीक है, ये नेगेटिव है। दे कैन एंटर द फूड चेन, हाँ भैया इसका नेगेटिव असर है। दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये भी एक नेगेटिव चीज है, यानी कि नैनो पार्टिकल्स का तीनों ही नेगेटिव असर होगा, यानी कि 1, 2 एंड 3। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपने देख लिया कि भाई नैनो पार्टिकल एक पॉल्यूटेंट है। ठीक है, नैनो पार्टिकल एक पॉल्यूटेंट है, तो पॉल्यूटेंट का असर क्या होगा, एक पॉल्यूटेंट जो है, जो प्रदूषक है, वो हमेशा उसका असर नेगेटिव ही होगा। तो आपने ऑप्शन में देख लिया कि भाई ये भी इसका नेगेटिव असर है, ये भी नेगेटिव असर है, ये भी नेगेटिव असर है। इसमें फिर आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है, आपने नेगेटिव नेगेटिव जोड़ दिया,
तीनों ही चीज़ें मैच कर गई, आपका ऑप्शन हो गया 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये था 2014 का डिस्कशन। होप आपको पसंद आया होगा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल शुरू हो गया है सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, उसको जाकर एक बार जरूर देखेगा। उसकी वेबसाइट पे सिनॉप्सिस आईएएस पे जाएंगे, वहाँ पर आपको बाकी डिटेल्स पता चल जाएगी, आप किस तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये रहा 2014 का डिस्कशन। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा पेपर लेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ट्रस्ट में, अगर आप इसको जो भी चीज़ें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप समझ गए तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू बुक योर बर्थ इन मेंस एग्जामिनेशन हॉल। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।